इजी इजी। रामीन बेटा चले 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 जा, जा, जा शाबाश शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी जी मेरी बेटी तंग कर रही मुझे। दोनों आपस में खेल रही हैं। एक ने लॉलीपॉप, छोटी वाली लॉलीपॉप खा रही है तो बड़ी वाली उसे छीन रही है। तो ये मामला चल रहे हैं यहाँ पे। सर ये माशाल्लाह रोजा पक्का कर रहे हैं इस टाइम। नहीं ये बहुत छोटी है माशाल्लाह। तो जो है ना, अब मैं दिखाता हूँ जी, मिलवाता हूँ आप सारों को इनसे। आए जरा इधर आए। चले यार इन्हें इन्हें ले जाओ जरा यहाँ से प्लीज। बच्चों को ले जाए यहाँ से जी। सर बेटी है आपकी? जी 2 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत सर, सुभान अल्लाह। जी जी शुक्र है जी अल्लाह का। और चलें जी, हम आ गए। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने देख ली, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से क्या मुराद हो सकता है, बताएंगे कोई? बताएगा कोई? जी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से क्या मुराद हो सकती है? जी एनीवन? सर ये आप बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं तो बता ही दूंगा ना बेटा, मेरे तो खैर मुझे तो पता ही है ना, मैंने तो बता ही देना है। सही सही ना सर, इस दफा ये वाला आप बताएं। अच्छा मैं इस जब दफा ये सारे वाला मैं बताऊं? जी सर, सारे जब चुप हैं इसका मतलब है किसी का कॉन्सेप्ट नहीं सही इसके ऊपर। अच्छा नहीं, मैं बात ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं सही तो कोई इशू नहीं है ना। या तो मैंने आपसे कहना है कि मुर्गे बन जाओ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। तो यही है, सर मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा कह रहा हूँ बेसिकली मेरे लिए ना थोड़ी सी ना स्टडी करने के लिए नई चीज है ये। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी अच्छा, तो नई चीज का क्या मतलब है, आपने पहले सुना ही नहीं है इसका? नहीं, शायद सर मैं इस पे कर भी रहा हूँ काम, लेकिन ये नाम मैंने पहली दफा सुना है, चेंज इन अच्छा इक्विटी। जी सर अच्छा। मेरे ख्याल में तो ये हो सकता है कि कैपिटल के चेंज होने से बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि हाँ जो ऐसे ही है, ओनर ने ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की सही है। होती है। अब्दुलरहमान तो जो है ना, हमारी जो है ना वो चीजें ले रहा है लगता नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। है। हाँ हाँ सर ये चीजें तो है ना, जैसे भी कह रहे थे ना कि एक टर्म आप यूज करें, तो वो टर्म जी। नहीं, फिर मैं भी गलत बता दूंगा, फिर वो मेरी टर्म खराब हो नहीं नहीं जाएगी। बताएं, आप बताएं, ये आपके सामने शेयर हो रही है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सामने बनी हुई है, ये देखें। सर ये ऐसे हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है ये शो करती है कंपनी के शेयर कैपिटल में, और जो रिजर्व्स होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, मोस्टली ये आपको ईयर में एक दफा बनती हैं, ठीक है? तो जी ये आपको लास्ट ईयर से लेके इस साल तक आपकी चेंजेस इन इक्विटी का मतलब ये है कि आपकी जो इक्विटी है ओनर। उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है? वो कितना इंक्रीज किए हैं, वो कितना डिक्रीज किए हैं। असल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो शेयर्स है ना उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस कोर्स में देख लेंगे। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। जब हम इस कोर्स में आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे ना इंशाल्लाह, मिड टर्म के बाद जब हम ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करेंगे या ये पोर्शन करेंगे लायबिलिटीज वाला और ऑनर्स इक्विटी वाला, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वैसे जो आप जो शेयर्स की जो हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, कॉमन शेयर्स होते हैं और एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, ठीक है प्रेफर्ड जी? शेयर्स। दो टाइप के शेयर्स होते हैं। लेकिन कॉमन शेयर्स के अंदर भी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड
अब शेयर्स या कैपिटल होता है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। अब इसको मैं ऑन द टाइम जब हमारी इस चीज की बारी आएगी तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इशूड प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स 2 चीजें हैं। हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का बनाने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि हमारी इक्विटी बढ़ी है, कम हुई है। इसमें आप अपनी जो रिटेन अर्निंग है उसको भी ऐड कर लेते हैं। खैर जी बेटा ये दरवाजा बंद कर जी, कुछ ऐड कर रहे थे बेटा आप? जी कोई ऐड करना चाह रहा था इसमें कुछ? जी को एडिशन हो रहा था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई एडिशन हो रहा था। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद जो लास्ट चीज आती है दैट इज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 5वीं जो चीज है वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, मैं आपको उसकी जो है ना एग्जांपल देता हूँ। असल में आप तमाम की तमाम कैलकुलेशंस, तमाम की तमाम पॉलिसीज, तमाम के तमाम रूल जो हैं वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो नहीं लिख सकते। आप क्या करते हैं, उसके लिए सेपरेटली आपने एक स्पेस रखी होती है, आप सिंपली उसको वहां पे लिखते हैं और वो स्पेस जो है या फिर वो एरिया जो है वो आखिर में आता है इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद। और इसको अगर हम एक स्पेसिफिक नाम दें तो दैट इज कॉल्ड एज नोट्स। अब ये हमारे सामने ये नोट नजर आ रहा है, नोट नंबर 28। अब ये जो फिगर आई है, जब भी आप ये फिगर देखेंगे आप कहेंगे यार ये फिगर कहाँ से आई है, इन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया। तो उसका आंसर भी उन्होंने हमारे सामने दिया है कि नोट नंबर 28 में इसकी कैलकुलेशन तमाम की तमाम मौजूद है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम नोट नंबर 28 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नोट नंबर 28 कहाँ लिखा हुआ है। अब ये आगे जी नोट्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब 28 नंबर को हम जाएंगे, 28 नंबर नोट जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कहाँ पे है। अब देखते जा रहे हैं कि मैं नीचे जाते जा रहा हूँ और ये बेतहाशा नोट्स हैं और ये वो कैलकुलेशंस हैं जो कि असल में इन्होंने यहाँ पे की हैं और एक फाइनल फिगर जो है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि पहले हम 4 देख चुके हैं उनके अंदर शामिल हो जाती है। नोट नंबर 28 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग या ऑपरेशंस की बात है। जी बेटा। सर ये जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं सारी, ये कौन सी कंपनी की है? ये AGTL है, अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो ये किससे ऑडिट करवाया था इन्होंने सर, कौन सी बेटा भी वो भी दिखा देते हैं हम आपको कि ऑडिट किससे करवाया था। लेकिन खैर AF फर्गूसन से करवाया, टॉप ऑफ द लिस्ट जो है AF फर्गूसन से जी। ये 3910 की जो फिगर है अब आप देखने कहाँ से आई है, ये 1823 की फिगर है आप देखने कहाँ से आई है, ये आपको पता चल रहा है 3049 की फिगर कहाँ से आई है। और यही 3049 की फिगर आपको पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। नोट से पहले जो हम लोग फिगर देख रहे थे नोट नंबर 28 जहाँ पे लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं इस नोट तक, इस कैलकुलेशन तक, वो अब हम पहुंच जाते हैं जी। फौरी तौर पे हम लोगों ने बैक गियर लगाया है और हम ये देखें जी नोट नंबर 28 3049 की फिगर। अब समझ आइए कि नोट्स का क्या काम होता है। नोट्स का काम हम हमें समझ आ गया कि नोट्स का काम ये है कि जो कैलकुलेशन ये अमाउंट है इसकी क्या कैलकुलेशन है तमाम की तमाम वहां पे हमें नजर आ जाएगी। अब आपने एक चीज ये भी नोट की होगी कि हमें 15-20 सफ़े जो है ऊपर नीचे जाना पड़ा है और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो आधे सफ़े की कैलकुलेशन सिर्फ इस फिगर की हुई है। तो ये फिगर जो है ना ये फाइनल फिगर्स हैं। और जहां तक सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था कि इसको इन्होंने किससे ऑडिट करवाया है, तो ये फर्म है जी AF फर्गूसन एंड कंपनी, टॉप ऑफ द लाइन फर्म्स में से पाकिस्तान की इनका शुमार होता है फर्गूसन्स का। तो यहाँ से इस कंपनी का ऑडिट हुआ है और ऑडिट के बाद इन्होंने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट हमने इस टाइम पे देख रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द
फाइनेंशियल या एनुअल रिपोर्ट जो है, जो कि हर साल शाया होती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जमा करवानी होती है, उसका पार्ट होती है। तो फर्गूसन्स ने इसको करार दिया है कि जी ये ट्रू एंड फेयर जो है इनकी फिगर्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी ट्रू एंड फेयर हैं, जो इन्होंने क्लेम्स किए हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। तो तब जाके यहाँ पे एक इन्होंने अपना जो ऑडिट रिपोर्ट अटैच की है। खैर उनकी ओपिनियन में उनकी ऑडिट ओपिनियन जो आई है वो बताती है कि दिस इज ट्रू एंड फेयर। और ये थी जी हमारी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम जो है अपना आइडिया लगाते हैं, और आइडिया लगाने के बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं, और हमारा एनालिसिस दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये था जी हमारा पुराना का, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी हमने देख ली हैं। अब एनालिसिस के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज एनालिसिस। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? वो फिगर्स हैं, दी हुई हैं, हमें क्या जरूरत है इसका एनालिसिस करने की? कोई बताएगा इसका आंसर? डिसीजन मेकिंग करने के लिए। व्हाई वी डू एनालिसिस? अच्छा, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। फॉर डिसीजन मेकिंग के, वेरी गुड। डिसीजन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यू हैव द कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा सर डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, मर्जर्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मर्जर्स, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? मैनेजमेंट देखती है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो वो जो फिगर्स आ रही हैं उनको मैनेज करने के लिए भी जो है डिसीजन लेना पड़ता है ना, कि भाई पिछले साल हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो फिगर थी वो 70% ऑफ सेल्स रेवेन्यू थी, इस साल वो 75% हो गई, तो 5% ये कहाँ से इंक्रीज हो गया? तो ये मॉनिटरिंग भी कर रही होती है मैनेजमेंट, जो है वो मॉनिटर करती है दीज फिगर्स को, फिगर्स, और फिर वो चॉक आउट करती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई। तो ये तमाम भी एनालिसिस का हिस्सा है, ठीक है जी। और वो 5% इंक्रीज किस वजह से हुआ उसको ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। खैर, नाउ वी नो कि व्हाई वी डू एनालिसिस। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो इसका एनालिसिस करेगा। कोई अगर टैक्स अथॉरिटी है तो वो टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो फिर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे कि इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक्स भी देखेंगे कि प्रायर टू गिविंग लोन्स टू दिस कंपनी, बैंक्स देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसके करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज इसकी कितनी है। आइदर दिस कंपनी इज एबल टू पे back the loan amount which is owed to this company और अगर किसी और बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ है तो उसको पे बैक कर रहे हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि लिया हुआ लोन ही वापस कर सकें। और इस टाइप की चीज़ें हैं। कोई स्टेक होल्डर्स और भी आ जाते हैं कि ये कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन इसकी कैसी है, और स्टेक होल्डर्स कोई इसको उधार लेना चाह रहा है, कोई इसे उधार लेना चाह रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डिसीजंस किए जाते हैं। खैर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पता चल गया हमें, और एनालिसिस क्यों करते हैं हमें पता चल जाता है। मेरे पास अगर लाखों रुपया है और मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ये कंपनी कितने प्रॉफिट में है, आगे इसका प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे डिविडेंड मिल सकता है, या इसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मैं शेयर की प्राइस की फ्लक्चुएशन के अंदर जो है वो पैसे कमा सकता हूँ। तो दिस इज व्हाई वी डू एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद हमें बेहतर कंडीशन में आ जाते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो पहला जवाब जिसने दिया था डिसीजन मेकिंग, यस वी डू द एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। वेरी गुड और वेल जज्ड, आपका आंसर बहुत बेहतरीन था। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नो दिस इज व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम। जी बेटा।
सर लीव की इजाजत चाहिए, इफ्तारी पे जाना है सर। बेटा ये अभी सुन लो, ये जो है अब मैं आपको काम देने लगा हूँ, ये सिर्फ 5-7 मिनट का है, इसके बाद फिर आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है? 5-7 मिनट्स के बाद आप जा सकते हैं। अच्छा जी, ओके सर। माई रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू इज टू मेक अ ग्रुप ऑफ 5 people मैक्सिमम, ठीक है जी? 5 बंदों का ग्रुप बना लें मैक्सिमम। क्या कह रहा हूं? मैक्सिमम 5 people का ग्रुप बना लें और सिलेक्ट 2 कंपनीज जो कि लिस्टेड हों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, ठीक है जी? आपने 2 कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है, सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए, और आपने ये नाम फाइनल करके तो मुझे अपने गूगल क्लासरूम में सर एक सबमिट चीज करवाना है, ठीक है जी? सर, जी बेटा। मैं ये कहना चाह रहा था, ग्रुप कंपलसरी है बनाना, इंडिविजुअल भी कोई जी करना बेटा, चाहे तो कर सकता है? इंडिविजुअल अगर करना चाहता है तो इंडिविजुअल को मैं इजाजत नहीं दूंगा, कम से कम 2 से 3 लोग होने चाहिए। सर मैं इंडिविजुअल करना चाह रहा था। कौन है? अब्दुल रहमान है? जी सर। अब्दुल रहमान बहुत लंबा हो जाएगा काम बेटा। सर नो इशू। नहीं, असल में पता क्या बात है, अगर आप चलें, आपकी मर्जी है, आप अकेला कर लें, लेकिन आपका साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो ये आपके लिए हेडेक बन जाएगा सारा काम। सर आप पहले बताएं ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर मैं देख लेता हूँ। मैं यही बता रहा हूँ ना कि हेडेक बन जाएगा काम, बहुत ज्यादा काम है ये, ठीक है? ये काम बहुत ज्यादा है। ठीक है बताएं सर। ठीक है, बताता रहूंगा ना साथ साथ मैं आपको कि क्या क्या करना है। अच्छा जी, आपका ये प्रोजेक्ट होगा, आपने सिंपली अभी क्या करना है कि 2 कंपनी सिलेक्ट करें, लिस्टेड कंपनीज हों, फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री हों, और आपने अपना ग्रुप का नाम और दोनों कंपनीज का नाम जो है वो हर बंदे ने सबमिट करवाना है। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है जी? इसके बाद ओके सर। जी बेटा, ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि ये 2 कंपनीज हैं, इनके ऊपर आपका प्रोजेक्ट जो है वो मुनसर है, ठीक है? इसके ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे। जो जो चीज मैं आपको क्लास में पढ़ाता जाऊंगा हर पर लेक्चर, आपने वही चीजें इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करते जानी है। जो भी कैलकुलेशन सीखेंगे हम क्लास में, जो भी चीज हम सीखेंगे वो आपने एज इट इज इन कंपनीज पे अप्लाई करनी है, और इन कंपनीज पे अप्लाई करने के बाद आपने अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है। मोस्टली आपका काम एक्सेल पे होगा, और एट द एंड आपने जब सेमेस्टर का एंड होने वाला होगा, इसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, और प्रेजेंटेशन के अलावा आप अपना एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाएंगे, ठीक है जी? उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपकी पूरी रिपोर्ट होगी इस प्रोजेक्ट की, जो कि आप सब मिलके बनाएंगे, और उस रिपोर्ट के तहत आपने फिर मुझे बताना है कि इस दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है, वो क्यों बेहतर है, वो आपकी तमाम एनालिसिस के अंदर मुझे साबित करना पड़ेगा, जो आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, तकरीबन को 50-60 सफ़ों की रिपोर्ट बन जाती होती है, ठीक है? लेकिन आप जो है वो अल्लाह का नाम लेके सिंपली आप 2 कंपनी सिलेक्ट करें, लिस्टेड कंपनीज हों, इनका इंट्रोडक्शन भी तैयार कर लें। बेशक आप इसके कट कॉपी पेस्ट कर लें, इसका इंट्रोडक्शन इन दोनों कंपनीज का, डजेंट मैटर, कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे इंफॉर्मेशन आप, नो इशू एट ऑल फॉर मी, क्योंकि जो मैटर मैंने आपको बाद में सिखाना है वो ही ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। इसका जो अगर इंट्रोडक्शन जो है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो देन दैट इज़ वेरी गुड एज वेल। और 2 कंपनी सिलेक्ट करके तो आपने अपना नाम फाइनल करके कंपनीज का और ग्रुप को फाइनल करके आपने मुझे सेंड कर देना। मैं ये कोशिश करूंगा कि किसी का भी जो प्रोजेक्ट है या कंपनीज हैं वो आपस में मिलती जुलती ना हो। आप लोग 55 स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास 10+ इंडस्ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं।
कितनी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं? 10 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तो अगर एक एक इंडस्ट्री आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो काम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास इंडस्ट्रीज कितनी हैं? हमारे पास जी 20 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। ये देख लें जी, 20 प्लस इंडस्ट्रीज हैं। तो इनमें से अगर आप एक एक इंडस्ट्री सिलेक्ट करके 2 कंपनीज भी कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अब ये सीमेंट इंडस्ट्री में चला जाता हूँ सपोज मैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जाके मैंने ये देखें जी, MLCF है, फ्लाइंग सीमेंट है, FCCL है, लकी सीमेंट है, पावर सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, पायनियर सीमेंट है, DCL है, कोहिनूर सीमेंट है। ये इतनी सीमेंट, इसमें से सिर्फ 2 कंपनीज आपने सिलेक्ट करनी है और उसके ऊपर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। ठीक है जी। और प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? ये हर क्लास में मैं आपको एक पोर्शन करवाऊंगा और वही पोर्शन आपने क्या करना है, आपने सिंपली अप्लाई करनी है वही नॉलेज और आपने उसका काम करते जाना है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं क्विजेज और असाइनमेंट्स, जो क्विजेज वगैरह नहीं लेता, और क्विजेज और असाइनमेंट जो है वो मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? प्रैक्टिकल, जो कि आपका प्रोजेक्ट भी बन जाए और आपका काम भी जो है वो सीख लें आप लोग। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो आपको पढ़ाऊंगा वही चीजें आपने फॉलो करते जाना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और मैं ये, मेरी आदत है कि जो मैं काम आपको दे दूं उसको मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। 15-20 मिनट्स हम ले लेते हैं उस चीज के ऊपर कि कोई काम जो है वो आप लोगों ने जो किया है, जो सबमिट करवा रहे हैं, उसको हम चेक भी कर लें। ठीक है जी। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा इससे रिलेटेड। जी बेटा। नहीं सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं बस सर, कोई इजाजत चाहिए। क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जो ये छोड़ के पोर्टफोलियो की तरह होगा जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नहीं, पोर्टफोलियो के अंदर तो हमने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया था ना, तो उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ देखा था सरसरी तौर पे। इसमें हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें बेसिकली हमने इनके अंदर एनालिसिस वो करना है। लास्ट टाइम पे हमने जो कोर्स में हमने किया था वो था कि इनकी शेयर की प्राइस बढ़ गई है, शेयर की प्राइस कम हो गई है। तो लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही खोल लेनी है सारी। ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने खोली हुई है ना, तो अब सपोज मैंने 2 कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली और अब मैं उनको आपस के अंदर डिफरेंट चेक्स लगा रहा हूँ, डिफरेंट उसकी कैलकुलेशन। ठीक है जी। ये 2018 और 2019 की फिगर्स हैं, इनको भी आपस में कंपेयर कर रहा हूँ और इनके इसके बाद इसको दूसरी कंपनी की फिगर के साथ भी जो है वो बेटा मैं उसके ऊपर डेट लिख देता हूँ, आपको जो है ना वो असाइनमेंट के तौर पे आ जाएगी, आप उसको जो है वो कर लीजिएगा। सर जी बेटा। सर ये ग्रुप का हर सर मेंबर है जो जैसा गूगल कि क्लासरूम में करेगा, अपलोड करेगा फाइल। जी, फाइल नहीं अपलोड करनी, गूगल क्लासरूम में मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना उसके ऊपर आपने नाम लिख के जो अपने सबमिट करवा देने। असाइनमेंट ही कर दो ओके बेशक, सर। एक डॉक्यूमेंट बना लेना। अब ये सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे साथ ये आयशा है, मेरे साथ ये अब्दुल रहमान है, मेरे साथ अमार है, मेरे साथ इनामुल है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, यानी 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया। अब हम एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा, वो आप 5 जो है वो सबमिट करवाएंगे। ठीक है, सेपरेटली, जी ठीक हो क्योंकि गया, ठीक आपकी हो गया। अटेंडेंस 5 उस बेस पे होगी जो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। क्लास की तो आ ही जाएगी ना, लेकिन थॉरली जब मैंने लगानी है ना आपकी प्रोग्रेस जो शो करवानी है, उसके अंदर आपकी असाइनमेंट सबमिट होना लाजमी है। ठीक है। और याद जी रखिएगा ठीक है। कि आपके जो 40% मार्क्स जो डिपेंड करते हैं ना, जो कि आपकी क्विजेज, असाइनमेंट्स और क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, वो तमाम इसके अंदर जो है वो फॉल करेंगे। इस प्रोजेक्ट के मार्क्स ही आपके 40 हैं, समझ लें आप। इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके ओके 40 हैं सर। और 40 में से आउट ऑफ 40 आपको मार्क्स मिलेंगे, तो सारे के सारे मार्क्स इसके हैं। तो डू नॉट मिस एनी असाइनमेंट। कोई भी असाइनमेंट जो है आपने मिस नहीं करनी। एक आधा दिन डिले के साथ सबमिट करवा दें, लेकिन सबमिट जरूर करवानी है। ठीक है ना, मिस नहीं करनी है आपने। चलें बेटा, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा, कोई वीक कर जाए और कोई सवाल है तो मेरे से सवाल कर लें।
जी बेटा। सर ये नहीं सर कोई सवाल नहीं है सर। सो मच सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सिलेक्ट करिए सर जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। कोई सवाल करना सर। चाह ये रहा है मेरे फाइनेंशियल से, स्टेटमेंट मुझे लग वगैरह रहा क्यों है। है? जी बेटा। जी सर मैं कर रहा हूँ सवाल सर। जी सर ये करेंगे। जैसे 2 लिस्टेड कंपनीज आपने कहा कि सिलेक्ट करनी है, तो इसकी हाँ जो जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है, न्यूमेरिक वगैरह सारी है, तो जी जी। इसको भी कॉपी पेस्ट एज इट इज उठा के उधर पेस्ट करना है? नहीं 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 नहीं, अभी तो सिर्फ कंपनी के नाम लिखने हैं ना, अच्छा सिर्फ कंपनी के नाम लिखने हैं। मैंने जो कॉपी पेस्ट की बात की है ना, देखो ये कंपनी का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ। सपोज ये कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन आप देना चाह रहे हैं। ये इस कंपनी का आपने इंट्रोडक्शन दिया जी, नाम ये कंपनी यहाँ से आई है, ऐसे किया, ये इस चीज में डील करती है। आप जी सर इंट्रोडक्शन में ये तो डालना है, चाहते हैं अपने आगे आगे प्रोजेक्ट के। जाके सर क्या बेटा? जैसे कि हम अब ये कॉपी पे, ये तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब जैसे हमने आगे भी तो करना है ना प्रोजेक्ट, तो उसके लिए सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे हाँ यार जी। कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। उसके बाद कॉपी पेस्ट नहीं होगा ना, सिर्फ कंपनी का इंट्रोडक्शन आप कॉपी पेस्ट कर लें, बाकी सारा आपने काम खुद करना है। ठीक है सर। सपोज मैं ये कहता हूँ यार कि ये जो है ना क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हाँ वो कॉपी पेस्ट कर लें आप बेशक, कोई बात नहीं है। ये आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कैश फ्लो, आपने कॉपी कर लिया, ठीक है लिख लें, लेकिन कंपैरिजन आपने जब करना है ना, उसकी कैलकुलेशन वगैरह आपने खुद करनी है। ठीक है सर। ठीक हो गया, वो आपने खुद करनी है। ओके हो गया। थैंक यू सर। चलें बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, और आपकी असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह आप वो असाइनमेंट भी कीजिएगा। तो फिर अटेंडेंस का क्या सिस्टम है? अटेंडेंस आपकी असाइनमेंट सबमिशन पे हो जाएगी बेटा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है ओके, फिर सर। अपना ख्याल अल्लाह हाफिज। रखिएगा। थैंक यू अल्लाह सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जी ओके आयशा सर, को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसिम को क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? जी आसिम। जी सर, नहीं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके। दानियाल, एनी क्वेश्चन? दानियाल हाशमी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे जी कि जी जो हम दानियाल। अपने बैंक हमारे लोन देते हुए हमें चेक करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस, उसमें वो जो हमारी रिटेन अर्निंग में जाके चेक करता है कि वो कैश फ्लोज में जाके चेक करता है हमारे फिगर्स को? नहीं नहीं, कैश फ्लो में भी नहीं जाता, ना रिटेन अर्निंग में जाता है। वो असल में पता है कहाँ जाता है, वो आपका देखता है, वो कुछ रेशोस कैलकुलेशन होती है ना, कि आप लोग है टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड रेशो होती है, ठीक है। जी जी सर। जी जी वो जी जी। अगर आप उसकी डिटेल पढ़ोगे ना, तो वो बताएगी आपको कि आप कितनी दफा जो इंटरेस्ट है उसको पे ऑफ कर सकते हैं। वो देखता है। पे उसके ऑफ कर बाद सकते हैं आपके सर, ऐसे ही है। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स देखता है कि आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, लाइबिलिटीज आपकी कितनी है, और आपके एसेट्स कितने हैं, ठीक है। और उसमें से देखता है कि आप अपने एसेट्स के जरिए अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कितना कर सकते हैं। फिर ये देखता है कि आपके ऊपर जो आपकी डेट रेशो कितनी है। डेट रेशो अगर आपकी बहुत हाई होगी, जिस तरह के मैं आपको लास्ट कोर्स में पढ़ा चुका हूँ कि अगर आपकी सपोज जी जी डेट रेशो जो है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर वो 70% है, तो ऑब्वियसली वो आपको लोन नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर आपका नेचर है इस तरह का कंपनी का कि अगर आपकी कंपनी पावर जनरेशन कंपनी है, तो फिर आपको लोन मिल सकता है, अगर बेशक आप 90% पे चले जाएं, क्योंकि उनके सर्कल्स, सर। पेमेंट साइकिल्स ऐसे जी होते जी। हैं, उनको पेमेंट इकट्ठी आती है और इकट्ठी निकल जाती है। सही सर, सही। ठीक हो गया अच्छा सर, दानियाल? मुझे सर इसके अलावा जैसे आपने भी बात की है कि उसके क्रेडिटर्स देखेगा, तो वो सर बेसिकली शेयर होल्डर्स को भी तो देखेगा ना कि इसने पे बैक कितना किया अपने जो है डिविडेंड्स को। हाँ सर एडिशनल में दे डिविडेंड सकता पे। है वो। देखो ना, सर बात वो यह है कि एडिशनल में आएगा, वो तो फर्स्ट देखो, प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा उन चीजों को? नहीं 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 शेयर नहीं नहीं होल्डर्स को नहीं। कितना पे करेगा? देखो बात दानियाल, याद करो मैंने आपको बताया था कि एक जी कंपनी जी की सबसे ज्यादा कोशिश पता है क्या होती है, कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कम से कम पैसा दे। जी वो सर, ये कोशिश तो बात ऐसी ही है, ये आज भी बोली थी आपने। हाँ, तो अब वो कम से कम पैसा देने की कोशिश करेगा अपने शेयर होल्डर्स को। वो कोशिश करेगा कि जितने पैसे हैं हम इसको रिटेन अर्निंग में ले जाएं, ठीक है। सही वो सही सर, रिटेन, सही। अब स्टॉक स्प्लिट्स पढ़ा था हमने,
स्टॉक जी स्प्लिट में सर, क्या होता स्टॉक्स, था कि अगर किसी के पास शेयर है एक, उसको वैल्यू करके तो डबल कर देते थे, जी सर, जी सर, उसको डिवाइड करके डबल कर देते थे, या उसको आधा कर देते थे, इस तरह के थे। आधा क्या कर नाम, देते हैं। वो दो टाइप जी के जी स्प्लिट्स सर, थे। उसमें क्या होता था, तो बाजू का बोनस शेयर्स भी दे देते हैं ना, अगर प्रॉफिट हुआ आपको यस तो सर, आपने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। तो बोनस शेयर्स इशू करते हैं। तो ये इनकी जरूरत कहाँ कब पेश आती है, वो इसलिए पेश आती है कि ये जो प्रॉफिट है इसकी शेयरिंग कम अज कम हो। डिविडेंड देती हैं कंपनीज, रेगुलर डिविडेंड भी देती हैं, वो इसका इशू नहीं है। लेकिन अब जब उन्हें पता है ना कि यार हमारा प्रिडिक्टेड है कैश फ्लो, हमें फ्यूचर में इतनी सेल हो जानी है, तो वो अपने शेयर्स जो है वो सॉरी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड जरूर देते हैं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई कंपनीज बिल्कुल ही कह दें जी हमने शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं देने, तो ऑब्वियसली लोग अपने पैसे निकाल लेंगे कंपनी में से, शेयर प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी, तो कंपनीज को देने पड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई देखो ना, फोकस की बात है। एक कंपनी लोन देना चाह रही है या बैंक लोन देना चाह रहा है कंपनी को, तो वो क्या चीज देखेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसे वो लोन के लिए दे उसको वो टाइमली रिकवर हो जाए। तो टाइमली यस सर, रिकवर वो कहाँ कितने, से होगा, वो हमने देखना है कि कौन कौन सी रेशियो है जो वो हमें साबित करती है कि ये टाइमली पैसे जो है वो देते हैं। ऑब्वियसली वो हमें पता चल जाएगा कि अगर क्रेडिटर बहुत ज्यादा है तो इस कंपनी को मुश्किल पेश आ सकती है नया लोन लेके तो उसको पे करने में। जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम पे राइट नाउ, तो पाकिस्तान के ऊपर लोन कितना ज्यादा है, और पाकिस्तान रिपेमेंट करता जा रहा है, साथ साथ लोन भी लेता जा रहा है और उस पे रिपे भी करता जा रहा है, तो कर्जा कम नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो खैर ऑब्वियसली अगर सारे मुल्क कहें जी हमारा कर्जा वापस करें जी, अब हमने आपको एक्सटेंशन नहीं देनी, तो मुश्किल पेश आ सकती है जी। आई होप कि दानियाल आपका आंसर कर दिया मैंने। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलें बेटा, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम बंद करते हैं सेशन को। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, रोजा खोलिए जी, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ आपको, सर, अल्लाह मेरी तरफ हाफ़िज़। से एडवांस ईद मुबारक हो आप लोगों को, और फिर अच्छा सर इंशाल्लाह जी, आपको भी ईद खैर मुबारक मुबारक सर। सर। खैर मुबारक, खैर तो भी मुबारक, सर ईद सर मुबारक। जी, ईद मुबारक बेटा, खैर मुबारक सब। सर जी, जी बेटा, सर ईद मुबारक आपको। सर वो ना कल जी वाली खैर मुबारक रिकॉर्डिंग भी लोड कर दीजिएगा और ये भी लोड कर दीजिएगा। बेटा, रिकॉर्डिंग भी लोड कर दूंगा, और सब जो है ना मुझे सारे के सारे मुझे सब्सक्राइब भी करें, ओके ठीक है ना। सर वो सर। मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा। सर मैंने दानियाल तो अगर किया हुआ तुमने, है। हाँ दानियाल अगर तुमने अभी तक नहीं ना किया तो तुम्हें बेटा मेरी तरफ से जो है ना वो 10 सर सब्सक्राइबर सीरियसली और मुझे करने अभी पड़ेंगे। अभी अभी मुझे पता चला, मैं और भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है सर, मैं अच्छा करवा देता हूँ। चलिए, ओके ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।